हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो जनरल इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक है यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसका लेक्चर आज से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से समझा दूं कि मेरा जो लेक्चर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 लेक्चर्स होंगे मेरे, जो मैं इस पूरे टॉपिक से कवर करूंगा। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेबस तक ही कंपाइल ना होके उससे थोड़ा, मैं इस बारे में सोच रहा था फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चंस का लेवल देख रहा था मैं, और क्वेश्चंस में क्या है, एक्चुअली में सिलेबस जितना दे दिया जाता है उससे कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हट के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो एकदम प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस जो दे दिया जाता है उतने से ना पूछ के थोड़ा बहुत ऊपर से पूछ लिया जाता है। तो उन सारी बातों को कंसीडर करते हुए मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ये बहुत लेंदी ना हो और इस 10 to 12 आवर्स का जो मेरा स्टडी प्लान है इसमें हम क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इन लेक्चर्स की, इसमें मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कम से कम समय पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें जो मैं सबसे पहला चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो मैं करूंगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें जनरली क्या पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं एकदम बेसिक्स में आपको लिख देता हूं। मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। आप लोग हर चीज मेरे साथ लिखते जाइएगा, उसको कॉपी करते जाइएगा। ओके, चलिए इसको लिखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस which deals with the law and principles of mechanics and its application part for solving engineering problems। बड़ा ही हाईफाई डेफिनेशन लिख दिया मैंने, बहुत बेसिक है फ्रेंड्स। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम मैकेनिक्स के बेसिक्स, लॉज एंड प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं और उसके एप्लीकेशन पार्ट को यूज करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को कहा है जनरल इंजीनियरिंग में भी कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दोनों सब्जेक्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट में हमको रिगार्डिंग फोर्सेज, रिगार्डिंग वर्क, पावर, एनर्जी, हम लोग को इस सब चीज में मोमेंट, टॉर्क, हम लोग को ये चीज डिस्कस करना पड़ता है। तो क्यों ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग अलग से पढ़ते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम लोग अलग से पढ़ते हैं? ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सोचने वाली बात है। आप लोगों से भी कई बार ये चीज, आप लोगों ने भी ये चीज सोचा होगा कि जब हम लोग फोर्सेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा लाए हुए इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके फोर्सेस के कारण बनते हुए मोमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी वही चीज पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यानी कि मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स में भी हम वही चीज पढ़ते हैं। तो अलग अलग करके इन सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ा जाता है, इसको एक ही सब्जेक्ट में कंपाइल क्यों नहीं किया जाता? उसका कारण मैं बताता हूं फ्रेंड्स। उसका कारण ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में
जो हम लोग बॉडीज, जिस बॉडी पे भी फोर्सेज और उसकी एनालिसिस हम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो बॉडी रिजिड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ उसके साइज और शेप में चेंजेस आएंगे। लेकिन जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में हम किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन की बात नहीं करते, यानी कि इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो ये है कि इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको मैं फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप चाहे तो लॉन्ग फॉर्म में भी लिख लीजिएगा, द बॉडीज आर कंसीडर्ड एज रिजिड। ठीक है, रिजिड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि उसमें किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं जाएगा होगा। देखिए, मैं चाहूं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके बात कर सकता हूं, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होना चाहिए वो पूरी तरह से होमोजीनियस होना चाहिए, है ना, क्रिस्टलाइन की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मैं ये सब बोल सकता हूं, लेकिन इतना आप लोगों को फिलहाल जरूरत नहीं है, ये बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। मैं बस आप लोगों को एक बेसिक सा ये बता रहा हूं कि जो भी हम बॉडीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, बॉडीज के जो भी इसमें फोर्सेस लग रहा है, अलग टाइप के फोर्स लग रहे हैं, उसके द्वारा जो आज इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो इफेक्ट उसके बॉडी के शेप में किसी भी तरह का चेंज नहीं लाएंगे। जो चेंजेस आएगा उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, इन सब चीजों पे आएगा, बॉडी पे पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैकेनिक्स को अलग से डील किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक चीज बेसिक समझा दिया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स का अप्लाइड साइंस का वो ब्रांच है जो कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस करता है मैकेनिक्स का, और उसके एप्लीकेशन पार्ट को यूज करके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा काम आता है, और एग्जाम भी इंजीनियर्स लोग का ही है। तो चलिए, ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैकेनिक्स को भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैकेनिक्स भी जो होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है मैं आपको बताता हूं, मार्कर। ओके, चलिए, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी फ्रेंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है इसका स्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है इसका डायनामिक्स। ओके, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है स्टैटिक्स, एक है डायनामिक्स, और उसके बाद जो डायनामिक्स भी है वो भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हमारा काइनेटिक्स, ये सब हमें पढ़ना होगा फ्रेंड्स, और एक है हमारा काइनेमेटिक्स। तो समझते हैं थोड़ा कि ये सब है क्या। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक्स पढ़ाऊंगा, क्या क्या होता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है मेरा, सबसे पहला जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स। चलिए समझते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। ये होता है, इट इज अ ब्रांच of engineering mechanics which deals with the forces and its effects when the body is in rest condition। बहुत इजी है फ्रेंड्स, इस चीज को समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, स्टैटिक्स जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्सेस और उसकी एनालिसिस करते हैं उस बॉडी पे जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन यानी कि रुकी हुई कंडीशन में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा जो ब्रांच कहलाता है वो कहलाता है स्टैटिक्स। जो दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है डायनामिक्स का, डायनामिक्स। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स भी लेके आपको अच्छे समझाऊंगा फ्रेंड्स, अभी आप ये चीज को लिखते जाइए और समझते जाइए मेरे साथ। ठीक है, डायनामिक्स क्या होता है, तो बिल्कुल इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विथ द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स on the body in motion। स्टैटिक्स से जस्ट उल्टा हो जाता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, जो फोर्सेस और उसकी एनालिसिस कर रहे थे हम, उसमें जो हमारी बॉडी थी वो रेस्ट की कंडीशन में थी,
और डायनामिक्स के केस में क्या होती है फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी मोशन की स्टेट में होती है। ओके, चलिए, आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं और आगे और समझते हैं इस चीज को। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक्स। और डायनामिक्स का भी जो पहला पार्ट होता है, डायनामिक्स का भी जो पहला पार्ट है वो है आपका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स बहुत ही फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, यही आपका बेस है जो आगे के चैप्टर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या होता है, तो ये लिखेंगे आप, काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डायनामिक्स that deals with the body in motion with the consideration of forces and its effects। समझते हैं ये क्या है फ्रेंड्स। देखिए कंसिडरेशन, CONSIDERATION, कंसिडरेशन। ओके, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक्स वो डायनामिक्स का ऐसा पार्ट होता है। देखिए स्टैटिक्स में हमारा बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, ये श्योर रहिए। डायनामिक्स के इन दोनों पार्ट्स में, काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स हो, दोनों केसेस में मेरी बॉडी मोशन में रहेगी और मोशन पे ही, जो बॉडी हमारी मोशन पे है, हम उस बॉडी पे एनालिसिस करेंगे। लेकिन काइनेटिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि बॉडी पे के मोशन पे तो हम लोग एनालिसिस करते हैं और उस पे लगने वाले फोर्सेस और इफेक्ट्स को भी हम उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंसीडर करते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या हो रहा है, देखिए मैंने लिखा है कि ये वो ब्रांच है डायनामिक्स का जो कि बॉडीज इन मोशंस को डील करता है और उसके साथ फोर्सेस और उसके इफेक्ट्स को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स की बात करूं, काइनेमेटिक्स, ओके, अगर मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स की बात करूं तो इसको मैं लिखना चाहूंगा कि काइनेमेटिक्स is a branch of dynamics which deals with the bodies in motion without considering, without, इसको एकदम अंडरलाइन कर दीजिए, without considering the इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। मतलब यहां पे भी मैं मोशन पे तो एनालिसिस कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का, बट काइनेमेटिक्स में मैं फोर्सेस और उसके इफेक्ट को कंसीडर में नहीं ले रहा हूं। देखिए फोर्सेस लग रहा होगा फ्रेंड्स, नो डाउट। हो सकता है कि देखिए अगर कोई चीज मूव हो रही है और उसे मैं रोक देता हूं, यानी कि उसके इनर्शिया के स्टेट को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूं, तो नो डाउट उसमें कोई ना कोई तरह का फोर्स तो लग ही रहा होगा। लेकिन काइनेमेटिक्स में मैं उन फोर्सेस पे एनालिसिस ना करके सिर्फ उसके जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन पे एनालिसिस करता हूं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हो सकता है फोर्स लग रहा हो या हो सकता है फोर्स ना लग रहा हो, बट हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिक्स था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अलग क्यों होता है, और जो डिवीजन होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, जो दो डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो डायनामिक्स पार्ट है उसको मैं कैसे दो टाइप्स में, अलग अलग टाइप से मैं डिवाइड करता हूं या उसके डिविजन्स करता हूं, और उसके बेसिक डेफिनेशन। ओके, तो आप लोगों को क्या है कि ये एक मैच द कॉलम के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए अब जो मैं सेकंड टॉपिक यहां पे ला रहा हूं, सेकंड टॉपिक जो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो एकदम बेसिक्स आप लोगों को जानना जरूरी है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए उसको भी समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं फ्रेंड? फंडामेंटल यूनिट्स वो बेसिक यूनिट्स होते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा
और उसकी एसआई यूनिट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्यों मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा हूं पहले ही लेक्चर में। देखिए क्या होगा, जब आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो याद रखिए कि जो कॉमनली जो यूनिट्स फॉलो किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे मैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट की बात करूं, तो हर फंडामेंटल यूनिट के लिए एक कॉमन एसआई यूनिट होता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जो फॉलो किया जाता है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल में एसआई यूनिट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं और ये है क्या उसको समझते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे यूनिट्स का नाम लिख रहा हूं फ्रेंड्स, यूनिट्स, और यहां पे मैं उसका एसआई जो ये फंडामेंटल यूनिट्स के नेम लिख रहा हूं मैं कि क्या क्या होते हैं, और यहां पे मैं उसका एसआई यूनिट लिख रहा हूं। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो चलिए इसको मैं लिखता हूं और ये मेरे साथ आप कॉपी करते जाइए। अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मास। ठीक है, मास यानी कि उसका भार, यानी कि कितना एक ऑब्जेक्ट में उसके अंदर मैटर समाया हुआ है। ओके, तो जो हमारा होता है मास, मास का जो ऐसा यूनिट होता है, मैं 0.1 डाल देता हूं यहां पे भी 0.1 ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, वो होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा टाइम। टाइम यानी कि समय। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका आंसर, वो होता है सेकंड। ओके, और इसको कहते हैं स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, जो तीसरा बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, तो लंबाई की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है, मीटर, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ओके फ्रेंड्स, जो चौथा होता है वो हमारे पास, आप इसको ले सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि आपका तापमान, हिंदी में जैसे मैं इसको कहूं तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड्स, याद रखिए वो सेल्सियस या वो फ़ारेनहाइट नहीं होता है। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम से ये रखा गया है। ओके, चलिए पांचवा जो है टेम्परेचर के बाद ये आपका आता है फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से भी डिस्कशन करूंगा अगले आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए आप बेसिक जानिए कि जो फोर्स होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम से ये पढ़ा था, तो न्यूटन इसका ऐसा यूनिट होता है और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद और क्या होता है हमारा, सॉरी नंबर 6। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया। अच्छा, आप लिख सकते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल। पास्कल भी एक वैज्ञानिक थे। अगर आप मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा पास्कल क्या होता है। तो इसका जो एक्चुअली में ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल से डिनोट किया जाता है और वो किसका ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर का। ओके, अब है आपका नंबर 7 में आप ले लेते हैं एरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, एरिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सरफेस या प्लेन का जो एरिया होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं। इसको मैं डिनोट करूंगा मीटर टू द पावर 2। तो अगर Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो नेक्स्ट चीज हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, मीटर क्यूब, ऐसे मीटर टू द पावर 3। ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट हम ले लेते हैं टॉर्क। टॉर्क,
ठीक है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस या फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जो हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन याद रखने के लिए अभी के लिए इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये पूरा आप लोगों को याद होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन मीटर ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसा यूनिट्स के साथ ही न्यूमेरिकल्स को लेके हमें आगे चलना है। चलिए और इसके बारे में देखते हैं अपन, और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके ओके, टॉर्क। टॉर्क के बाद जो मेरा 10वां पॉइंट आता है, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं यूनिट्स, और यहां पे आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, यूनिट्स और उनका एसआई सिस्टम। तो टॉर्क के बाद आता है आपका मोमेंट। ठीक है, मोमेंट। तो मोमेंट का भी जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड्स, वो भी होता है न्यूटन मीटर। देखिए ध्यान दीजिए एक चीज, टॉर्क का भी होता है न्यूटन मीटर, मोमेंट का भी होता है न्यूटन मीटर, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे कि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक ही चीज नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर दो चीज का ऐसा यूनिट सेम हो तो वो क्वांटिटी भी सेम हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, प्रेशर भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्ट्रेस भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्रेशर बिल्कुल अलग चीज होती है और स्ट्रेस बिल्कुल अलग चीज होती है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। तो आप टॉर्क को मोमेंट मत समझ लीजिएगा, दोनों अलग अलग है। ओके, अब देखिए 11th और क्या हो सकता है हमारे पास, एक बहुत ही अच्छा है मेरे पास एग्जांपल, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड्स वो होता है एम्पियर, AMPERE, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो 12th आ सकता है वो आ सकता है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल्स। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल स्मॉल जे से डिनोट करेंगे, स्मॉल जे से डिनोट करेंगे जूल्स को। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वर्क डन। वर्क डन, अब देखिए वर्क डन भी एनर्जी का ही एक पार्ट होता है। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जहां पे भी किसी भी एनर्जी का या किसी भी टाइप का फॉर्म आ जाए तो वो क्या होगा, उसका ऐसा यूनिट सेम होगा। तो इसका भी जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या होगा, जूल्स, यानी कि स्मॉल जे। तो उसी तरह से अगर मैं लिख दूं हीट, यानी कि उष्मा, गर्मी, ठीक है, तो हीट भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो अगर ये भी एनर्जी का फॉर्म है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स। ओके, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स। अच्छा, इसके बाद मैं ले लेता हूं पावर। ठीक है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने समय पे आप कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसका मैं क्या ले लूंगा, इसका जो पावर का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग वॉट से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल w। अब ये आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत इजी सा है। जब भी आप लोग दुकानों में बल्ब खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप दुकानदार को क्या बोलते हैं, भैया 100 वॉट का बल्ब दे दो, भैया 60 वॉट का बल्ब दे दो, भैया एलईडी वाला दे दो। एलईडी वाले बल्ब में भी वो बोलता है भैया 15 वॉट का, 10 वॉट का। तो ये जो एग्जांपल है उससे आप याद रखिए कि वॉट होता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, वो होता है जूल्स पर सेकंड। वॉट इज एन ऐसा यूनिट, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, जूल्स पर सेकंड। ओके, अब आप लोग का ये देखिए जो 16th है वो मैं लिख देता हूं वेट। वेट यानी कि भार। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से अगर पूछता हूं कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, तो बोलता है सर 60 kg। केजी इज नॉट दी ऐसा यूनिट ऑफ वेट, केजी ऐसा यूनिट का वेट नहीं होता है। वेट फोर्स का एक पार्ट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो अगर वेट एक तरह का फोर्स है तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन। ठीक है, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ओके, 17th। ठीक है, मैं बहुत सारा चीज लिखवा रहा हूं, आपको ये चीज याद रखना है। एक उसके बाद जो आ जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, मतलब गति, कितना तेजी से कोई चीज चल रही है उसको कहते हैं वेलोसिटी। उसका जो होता है जो ऐसा यूनिट वो होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, डिनोमिनेटर में स्मॉल s। अगर वेलोसिटी है तो भाई एक्सलरेशन भी होगा, ASSELERATION।
TION। एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो होता है रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो अगर आप लोग फिलहाल इतना भी याद रख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। मैं और भी 5-6 पॉइंट लिखवा सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ आपको लगेगा कि बहुत सारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करिए, न्यूमेरिकल्स के साथ वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन अभी आप लोग बेसिक इतना तो याद रखेंगे ही रखेंगे। ओके, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, फंडामेंटल यूनिट्स अगर आप लोग लिख लिए हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ जा रहा है, तो मैं एक और चीज आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा, वो होता है फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे, चलिए फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या होता है, कैसे लेते हैं, ठीक है, सब बताता हूं मैं आप लोगों को। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस चीज को पढ़ाने से पहले एक चीज बता देता हूं। जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपकी क्वांटिटी दी जाती है वो 90% केसेस में या कई मतलब मैक्सिमम टाइम्स आप लोगों को वो SI यूनिट में ना देके CGS यूनिट में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को लेंथ के बारे में दिया जाता है तो मीटर में ना देके सेंटीमीटर दे दिया जाता है, या डेसीमीटर दे दिया जाता है, या किलोमीटर दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का मास दिया जाता है तो किलोग्राम में ना देके उसको ग्राम में दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको एनर्जी की बात की जाती है तो एनर्जी भी आपको कभी भी डायरेक्टली जूल्स में ना देखे वो आप लोगों को वॉट में दे देता है, गीगावाट दे देता है, टेरावाट दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर पैरामीटर्स हमारे सामने हैं तो उन पैरामीटर्स के लिए क्या क्या फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करने होंगे या क्या क्या फैक्टर उससे डिवाइड करना होगा, उस चीज को भी अपन को क्या करना पड़ता है, कंसिडरेशन में लिखना पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं नेम, ठीक है, फैक्टर्स टू बी मल्टीप्लाइड, फैक्टर्स टू बी मल्टीप्लाइड, और यहां पे मैं लिख दूंगा एब्रीविएशन, ठीक है, एब्रीविएशन। समझते हैं ये है क्या, चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं और इससे क्या फायदा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक। अगर मैं कहूं आपका पहला टेरा, किसी भी चीज के आगे अगर टेरा लग जाएगा तो उसमें जो फैक्टर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 10 टू द पावर 12, ठीक है। अगर मैं टेरा की बात कर रहा हूं तो जो फैक्टर होगा उसको 10 टू द पावर 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसके जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कैपिटल T, जो पहला है। जो दूसरा है, चलिए इस पहले वाले को मैं ऐसे कर देता हूं, जो दूसरा है वो होता है गीगा, GEGA, ठीक है। मतलब अगर किसी भी ऐसा यूनिट के आगे गीगा लग जाएगा तो वो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 टू द पावर 9 फैक्टर से, और उसका जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कैपिटल G, ठीक। जो तीसरा होता है मेरा, तीसरा होता है वो होता है मेगा, MEGA। अगर किसी भी क्वांटिटी आके आगे मेगा लग जाएगा तो वो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 6, और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से, ठीक है। मेगा के बाद आपका आता है किलो, ठीक है। तो अगर किलो है तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और इसको अपन करते हैं डिनोट कैपिटल K, ठीक। जो पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो होता है वो होता है हेक्टो, ठीक है। ये होता है 10 टू द पावर 2 का फैक्टर से मल्टीप्लाई, और इसको अपन लिखते हैं कैपिटल H, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है हमारा डेका, ठीक है। ये होता है 10 टू द पावर 1 से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे वो होगा स्मॉल da। जो हमारा 7th पॉइंट होगा, 7th पॉइंट वो होगा हमारा डेसी, डेसी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 के बाद अब ये नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हमारा पावर है, और यहाँ पे अब हमारा आ जा रहा है नेगेटिव पावर में। तो डेसी जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -1, और इसको मैं स्मॉल de से इसको मैं एब्रीविएशन को से डिनोट करूंगा। जो 8वां होता है फ्रेंड्स वो होता है मेरा सेंटी, सेंटी जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -2, और ये स्मॉल c से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग लिखिए। जो 9th होता है वो होता है मेरा मिली, ठीक है।
मिली, और ये होता है 10 टू द पावर -3 से इसका फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, और ये स्मॉल m से डिनोट किया। ठीक, उसके बाद होता है हमारा 10th नंबर पे माइक्रो। ठीक है, ये होता है 10 टू द पावर -6 और इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे यहाँ बढ़ते, नीचे नहीं बना के मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कहां तक कर लिया हूं? माइक्रो तक। माइक्रो के बाद आता है आपका जो 11th पॉइंट होता है वो आता है नैनो। नैनो जो होता है उसका जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो होता है 10 टू द पावर -9 और इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। और जो लास्ट होता है आपका वो होता है पिको। पिको जो होता है 10 टू द पावर -12 और इसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इस टेबल का फायदा क्या होता है, चलिए समझते हैं कि इस टेबल को बनाने में मुझे फायदा क्या है। एक बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ का एसआई यूनिट होता है, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर। कॉपी में चेक कर लीजिए, अभी हमने लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 किलोमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर कितना होगा, तो देखिए किलो कहां है, यहां पे ये है। कितना होता है? 10 टू द पावर 3। तो किलोमीटर को मैं कैसे डिनोट करूंगा? कैपिटल कैसे? तो 1 किलोमीटर को पहले मैं डिनोट करूंगा 1 किलो, ये देखिए ये मीटर हो गया, कैपिटल के और स्मॉल m। और ये जो होता है ये क्या होगा? 10 टू द पावर 3, क्योंकि फैक्टर देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 टू द पावर 3 मीटर। और देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं भाई सेंटीमीटर कितना होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में तो आते ही है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो अगर मैं सेंटीमीटर देख रहा हूं तो चलिए सेंटीमीटर कितना है? 10 टू द पावर -2 का फैक्टर है स्मॉल c से। तो अगर मैं सेंटीमीटर लिखना चाहूं फ्रेंड्स, सेंटीमीटर, तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा? स्मॉल c स्मॉल m। ऐसे डिनोट भी किया जाता है, देखिए स्मॉल c, और मीटर को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल m। तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कितना होगा? 10 टू द पावर, देखिए पावर कितना है यहाँ पे? -2 मीटर, यानी कि इंटू 1 मीटर, यानी कि 10 टू द पावर -2 मीटर। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई 1 मिलीमीटर कैसा होगा? तो 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर जो होता है फ्रेंड्स, उसको देखिए मिली को किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल m से। तो मिलीमीटर बन गया मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर कितना मीटर होगा? देखिए फैक्टर को कितना है? 10 टू द पावर -3, तो ये होगा 10 टू द पावर -3 मीटर। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अगर पावर की बात करूं, फॉर एग्जांपल पावर क्या होता है? पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। अब मैं कहता हूं कि भाई आपके मेरे घर के सामने एक पावर प्लांट है और वो पावर प्लांट क्या कर रहा है? 10 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 250 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर वो 250 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो वाट में कितना हुआ? तो चलिए मैं पहले क्या लिख रहा हूं? 250 गीगा। गीगा कैसे लिखते हैं? देखिए कैपिटल G और वॉट, तो ये हो गया गीगा वॉट। तो ये क्या हो गया? 250 इंटू 10 की पावर कितना लूंगा मैं? 10 की पावर गीगा, 10 टू द पावर 9। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख दिया? 10 टू द पावर 9 वॉट। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया, अगर आपको ये टेबल याद हो गया, तो आप किसी भी चीज को किसी चीज में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बस आपको उसका जो फैक्टर है वो याद होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूंगा 1 नैनोमीटर कितना होगा, तो 1 नैनोमीटर होगा मेरा 10 टू द पावर, देखिए नैनो 10 टू द पावर -9 मीटर। और उसको डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल nm से। आप किसी भी यूनिट को ऐसे ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये जो आज का पहला लेक्चर है, जो कि बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर पे इसको जुड़े, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा, मैं आपके यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सिलेक्शन किसी यूट्यूब चैनल के लाइक या सब्सक्राइब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चीज के लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको मेरे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का पहला लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।